देखिए कल अपन क्या पढ़ रहे थे, बोर मॉडल पढ़ रहे थे। सबकी हेडिंग डली होगी बोर मॉडल। मैंने इसके कुछ अवधारणाएं बताई थी, इन्हीं को हम अवग्रहित भी कहते हैं बोर मॉडल की। ठीक है, और बोर मॉडल को बोहर मॉडल भी कहते हैं। सबसे पहली अवधारणा बोर की क्या थी कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोश भी कहते हैं या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। दूसरा इनका पॉइंट था कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। मैंने बताया कि नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। ये नाभिक है तो इसके चारों ओर कई सारी, जैसे 1 2 3 4, है ना। और इनके नाम भी होते हैं के, एल, एम और एन। पहली कक्षा के लिए n = 1, दूसरी के लिए n = 2, तीसरी के लिए n = 3, चौथी के लिए n = 4 होता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? कक्षा या कोश। कक्षा या कोश या फिर ऊर्जा स्तर, है ना। और हर एक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। जैसे इसका ऊर्जा लेवल कुछ कम है, इसका और ज्यादा। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, वैसे वैसे इनका ऊर्जा स्तर, ऊर्जा लेवल भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट था नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। बिल्कुल सही बात है। चौथा था प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, यानी हर कक्षा की, मैंने बताया, एक निश्चित ऊर्जा होती है। जैसे इसकी ऊर्जा कुछ और है, इसकी और है, इसकी और है, यानी सबकी अलग अलग अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है, और जिसमें उसकी ऊर्जा के अनुरूप ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऊर्जा इसके अनुरूप है तो इसमें कक्षा में चक्कर लगाएगा। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहली वाली कक्षा के अनुरूप ऊर्जा रखता है तो इसी में लगाएगा फर्स्ट में। अब मैं कहूँ लिथियम का है तो लिथियम में इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, अंदर की नहीं। ठीक है, और पांचवा था इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग होता है mvr बराबर h/2π का सरल गुणक होता है। या फिर इसको हम कह सकते हैं सरल गुणक को nh/2π होता है, जहां n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, और एक और था इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यदि हम इसको ऊर्जा दे दें बाहर से, बाह्य स्रोत बाहर से ऊर्जा दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में चला जाता है। और यदि इसकी ऊर्जा अवशोषित कर ले तो ये निम्न कक्षा में आ जाता है। जैसे कोई यहाँ घूम रहा है, इसकी ऊर्जा को हम अवशोषित कर लें, किसी तरीके से इसकी ऊर्जा को नष्ट करवा दें, तो ये निम्न कक्षा में आ जाता है। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को जब तक बाहरी स्रोत से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी तब तक वो अपनी स्थायी ऊर्जा कक्षा में घूमता रहता है। ठीक है, ये चित्र सबने बना ही लिया होगा, ये डायग्राम। ठीक है, इनको ऑर्बिट कहते हैं। इनके कक्षाओं के नाम है के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर ज्यादा से ज्यादा 7 कक्षाएं बनती है, मैंने तुम्हें कई बार बताया भी। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन के बोर मॉडल की कमियां क्या है। तो कुछ कमियां देखो क्या होती है। आप किसी चीज की खोज कर रहे हो मान लो, और उस खोज में आप सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हुए, तो वो क्या बन गई? तुम्हारी कमी। यानी तुमने करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए उस चीज को, या कर किया भी तो कुछ कमी रह गई, पूरी तरह से उसको फुलफिल। देखो हर चीज में कमी रहती है। मैं कहता हूँ आज आप कोई मोबाइल खरीद लो, 2 साल बाद खरीदोगे तो उसी मोबाइल का दूसरा वर्जन आ जाएगा, उससे बड़ा वाला, जैसे कोई सा भी कंपनी का हो, है ना, उसके आगे कुछ नाम चेंज कर देते हैं और उसी का नया वर्जन आ जाता है। नया वर्जन जैसे
उसमें रैम बढ़ जाएगी, उसमें हार्ड डिस्क बढ़ जाएगी, यानी स्पेस बढ़ जाएगी, और कुछ एप्लीकेशंस मॉडिफाई हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। ऐसे ही हर चीज में कमियां तो रहती हैं, कमियों को कभी पूर्ति नहीं कर सकते। भाई इनके बाद कोई और वैज्ञानिक आए तो इस मॉडल को उन्होंने कुछ इसी अलग तरीके से बताया, तो इस तरह से इनकी कमियां निकाल दी। जैसे इनकी क्या कमी थी वो अपन आगे जाके जो वैज्ञानिक समझाएंगे उनसे हम समझेंगे कि क्या क्या कमी थी। कुछ तो मैंने तुम्हें समझाई दी। जैसे इनकी पहली कमी ये थी कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण की व्याख्या यह मॉडल नहीं कर सका। इलेक्ट्रॉन वितरण की व्याख्या क्या, मैंने तुम्हें समझाई है इलेक्ट्रॉन वितरण की व्याख्या। इलेक्ट्रॉन वितरण का मतलब होता है किस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते, इस व्याख्या को ये नहीं कर पाए थे। जबकि आगे जाके बरी जो वैज्ञानिक आए, दोनों ने मिलकर ही दिया, हालांकि बोर और बरी, उन्होंने बताया कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकते हैं, और पहली कक्षा में 2, दूसरी में अधिकतम 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम। कम तो कुछ भी होंगे, अधिकतम इतने हो सकते हैं। तो इस व्याख्या को ये बोर मॉडल नहीं कर सका। बताओ बोर मॉडल ने कहीं इसके बारे में कुछ बताया? बताया काफी कुछ है, पर ये चीज नहीं बता पाए। तो ये क्या हो गई, इसकी मॉडल की कमी हो गई। ठीक है। दूसरा, अच्छा ये पॉइंट समझ में आ गया सबको बच्चों? अब देखो दूसरा है परमाणुओं द्वारा अणु बनने की व्याख्या यह मॉडल नहीं कर सका। इसने परमाणु से अणु बनाना नहीं सिखाया था। परमाणु से अणु किस प्रकार बनता है ये मॉडल नहीं समझा था। बताओ कहीं इसने बताया? नहीं बताया। मैं तुम्हें आज बताता हूं कि परमाणु से अणु कैसे बनते हैं। जो बोर साहब नहीं बता के गए थे वो मैं तुम्हें अब बताता हूं कि परमाणु से अणु कैसे बनते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन एक परमाणु है, इससे मुझे अणु बनाना है इसका, तो H2 माने अणु है। ये हाइड्रोजन का अणु है और ये हाइड्रोजन का परमाणु है। इससे ये कैसे बनेगा, तो दूसरे हाइड्रोजन की क्रिया करा दो, एक हाइड्रोजन की दूसरे से करा दो तो ये बन जाएगा। लेकिन ऐसे कहने से समझ में तो नहीं आया। हमें ये समझ में आना चाहिए बना कैसे। भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं ये बताओ। ये तो बोर भी बता देते कि 2 हाइड्रोजन को मिला दो तो H2 बन जाएगा, लेकिन कैसे बनाते हैं ये चीज तुम्हें समझनी है। तो देखो मैं समझाता हूँ। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना होता है? 1। और इसमें बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 1। एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही बाहरी कोश है इसका, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाहरी कोश में घूमता है। ठीक। अच्छा दूसरे हाइड्रोजन का भी यही हाल है, 1 1 है। और केमिस्ट्री का एक नियम होता है कि कोई भी परमाणु स्थायी होना चाहता है। आप सब लोग भी स्थायी होना चाहते हो, पढ़ लिख जाओगे, नौकरी लग जाएगी, एक गाड़ी लोगे, घोड़ा लोगे, एक मकान लोगे, कुछ पैसा होगा तो आप स्थायी हो जाओगे, मकान बन जाएगा, उसमें स्थिर हो जाओगे। लेकिन अभी ये स्थिर नहीं, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्रियाशील है। इसे स्थायी होने के लिए ये अपना बाहरी कोश फुलफिल करना चाहता है। इसका बाहरी कोश कौन सा है? पहला। और फुलफिल कितने से होगा? एक इलेक्ट्रॉन से। या फिर कोई परमाणु ये चाहता है कि उसका अष्टक पूर्ण हो जाए। अष्टक का मतलब उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 8 तो इसके संभव नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है, 7 कहां से आएंगे। तो ये अपने बाहरी कोश में, यानी कि एक ही कोश है इसका, ये कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा? हाइड्रोजन 2। अच्छा ये हाइड्रोजन भी 2 चाहेगा। दोनों हाइड्रोजनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों पास पास आते हैं तो ये इससे मिलता है, कहता है कि भाई आ जाओ, अपन दोनों स्थायी हो लेते हैं। तू मुझे अपना साझेदारी दे दे एक इलेक्ट्रॉन की, मैं तुझे साझेदारी दे देता हूँ एक इलेक्ट्रॉन की। और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों हाइड्रोजनों का बराबर अधिकार है, और ये आपस में एक बंध बना लेते हैं। बंध मतलब एक रिलेशन हो जाता है, इन दोनों में एक संबंध बन जाता है। एक एक हाइड्रोजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली? साझेदारी कर ली। आज एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, बराबर की साझेदारी कर ली, और इस तरह से ये जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से एक एक बंध से। इसी को हम बोलते हैं H2। इस व्याख्या को बोर साहब नहीं समझा पाए थे,
जो आज तुम इसको जानते हो। बोलो समझ में आ गई ये व्याख्या? हाँ, और अभी तो ये मैंने तुम्हें एक झलक दिखाई है, सिर्फ छोटी सी झलक है अणु बनाना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका थोड़ा सा इंतजार करना। ये 4th यूनिट में आते हैं, अणु बनना, बंध बनना, है ना, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसंयोजक, सारे बंध 4th यूनिट में आते हैं। तो मैं थोड़ी सी झलक दिखा दी इसीलिए, क्योंकि ये काफी टाइम बाद आएगी, तब तक तुम भूल जाओगे इसको। तो मैंने बता दिया, पहला पॉइंट इनकी कमी क्या थी? पहली कमी थी कि ये इलेक्ट्रॉन वितरण की व्याख्या नहीं कर पाए थे। कक्षाओं में अधिकतम कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाए थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट इनका था कि ये परमाणु से अणु बनाना नहीं सिखा पाए थे, नहीं बताया कि परमाणु से अणु कैसे बनते हैं। अच्छा, तीसरा, इस मॉडल द्वारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या नहीं की जा सकी। कौन सा? हाइजेनबर्ग, हाइजेन या हाइगेन भी लिखा है कहीं, वैज्ञानिक का नाम है बर्ग, हाइजेनबर्ग के, इनने एक सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग के, अनिश्चितता सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाए थे। इस सिद्धांत की व्याख्या कौन करेगा? इस सिद्धांत की व्याख्या बताओ कौन करेगा? अब हाइजेनबर्ग करेंगे। जब इनका टॉपिक आएगा आगे जाके, हाइजेनबर्ग का टॉपिक आएगा एक, उसमें ये व्याख्या करेंगे। मैं तुम्हें अभी थोड़ी सी व्याख्या बता देता हूँ कि हाइजेनबर्ग ने कौन सी व्याख्या की थी, क्या कहा था। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन और किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन की गति, मूवमेंट और उसकी स्थिति को एक साथ मापा नहीं जा सकता। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा है कि दूसरी में घूम रहा है कि तीसरी में घूम रहा है, इसको भी बताना एक साथ, एक ही क्षण में, और ये भी बताना है कि ये किस कक्षा में है और कितनी गति से घूम रहा है। यानी गति और कक्षा दोनों को एक साथ बता पाना संभव नहीं है। इसीलिए नाम क्या पड़ेगा इस सिद्धांत का? अनिश्चितता। मतलब निश्चितता नहीं है दोनों चीजों को एक साथ बताने की, इसीलिए सिद्धांत का नाम ही रख दिया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इस सिद्धांत को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हाइजेनबर्ग का आएगा टॉपिक। ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं। एक और है, यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम को स्पष्ट नहीं कर सका। एक इलेक्ट्रॉन युक्त नहीं, एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम को तो स्पष्ट कर दिया इसने, नहीं किया? किया था, अपन ने नहीं पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। तो एक परमाणु युक्त स्पेक्ट्रम को तो स्पष्ट कर दिया, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उस परमाणु के स्पेक्ट्रम को तो स्पष्ट को कर दिया इसने, लेकिन एक से अधिक वालों को इसने स्पष्ट नहीं किया था। फिर आगे जाके कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसको स्पष्ट किया था कि एक से अधिक जब परमाणु इलेक्ट्रॉन रखते हो तो उनका स्पेक्ट्रम किस तरह का बनता है। ठीक है, तो इसको अपन और आगे पढ़ेंगे। ये तो हो गया तुम्हारा अभी बोर मॉडल और बोर मॉडल की कमियां। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके बाद, उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे हेडिंग लगा लो। ठीक है, पेन कॉपी सबने निकाल लिया होगा, क्वेश्चन लिख सकते हो सभी। हाइड्रोजन की प्रथम बोर कक्षा के लिए त्रिज्या की गणना। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या की गणना करो।
हाइड्रोजन की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या की गणना करो। तो देखो, एक तो हाइड्रोजन के लिए निकालनी है और एक प्रथम बोर कक्षा के लिए निकालनी है। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे जनरल सबके लिए, फिर बाद में उसी में हाइड्रोजन के लिए निकाल देंगे और प्रथम बोर कक्षा के लिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम समझना होगा। कोई भी परमाणु हो उसके अंदर एक क्या होता है बोलो, नाभिक होता है, जिस पर नाभिक पर क्या होता है, हमेशा धन आवेश पाया जाता है। ठीक, और कोई भी नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और यदि कोई प्रोटॉन होगा तो उसका परमाणु क्रमांक भी होगा जेड। परमाणु क्रमांक हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड। और प्रोटॉन है तो उसका आवेश भी होगा, क्या होगा, ई, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। हमेशा इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का भी यही होता है, प्रोटॉन का भी यही होता है। अंतर क्या होता है, प्रोटॉन का धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन का ऋणावेशित होता है, बस। ठीक, और इसके चारों ओर कौन घूमते हैं बताओ, कक्षा होती है जिनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जी, कक्षा बना दी मैंने पहले, और इसके अंदर एक नाभिक बना दिया जो धनावेशित होता है, और इसका परमाणु क्रमांक जेड, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई होता है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर, देखो नाभिक पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बेटा, ऋणावेश होता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा बोलो, आकर्षित करेगा कि नहीं, क्योंकि हमेशा धन ऋण को खींचता है। ठीक है, तो अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमने से भी एक बल बाहर की ओर लगेगा इस पे, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन यदि चक्कर लगा रहा है तो उस पर एक बल बाहर की ओर भी लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर एक बल बाहर की ओर लग रहा है और एक बल अंदर की ओर लग रहा है, दो बल काम करेंगे। एक तो नाभिक खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, और देखो कभी तुम रस्सी में ढीला बांध के ऐसे घुमाओ तो वो ढीला ऐसे लगेगा जैसे बाहर की ओर हमें हमारी रस्सी खींच रहा हो। बाई चांस घुमाते घुमाते आप रस्सी छोड़ दो एकदम से, जैसे ही आप रस्सी छोड़ोगे तो वो बहुत दूर जाके गिरेगा, क्योंकि वो बाहर की ओर बल लगा रहा, खींच रहा था उस रस्सी को। अच्छा, उस रस्सी को पकड़ा कौन है, हम। यहाँ कौन पकड़ने का काम कर रहा है, यहाँ नाभिक कर रहा है, क्योंकि नाभिक है धनावेशित, इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित। जब इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करता है तो बताओ ये नाविक में क्यों नहीं गिरता, क्योंकि इस पर बाहर की ओर एक बल काम करता है। अच्छा, ये बाहर क्यों नहीं चला जाता जब बल लगता है, क्योंकि अंदर की ओर भी नाविक इसको खींचता है। और बताओ ये दोनों बल कैसे होंगे, बराबर और विपरीत दिशा में, तभी तो कोई चीज अटकी है, यानी इस चीज को ये भी बराबर खींच रहा है, आगे वाला भी बराबर खींच रहा है, तो ये यही रहेगी। यदि ये बल जरा से भी अनबैलेंस हुए तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन जब तक हम इसको स्थिर रखेंगे, कोई बाहर से ऊर्जा नहीं देंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन न बाहर निकलेगा और न ये अंदर आएगा, क्योंकि ये दोनों बल कैसे काम कर रहे हैं, बराबर और विपरीत। अच्छा, इस बल का नाम है, मैं नाम लिख देता हूं, इस बल का नाम है अविकेंद्रीय बल। क्या नाम है, अविकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और इस बल का नाम है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, ये दोनों बल कैसे लग रहे हैं, बराबर और विपरीत दिशा में। ठीक है, अब केंद्रीय बल देखो क्या होता है, जेड तो होता है परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश अपॉन डी स्क्वायर, और अपकेंद्रीय बल होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये तुम पढ़ोगे फिजिक्स में, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, इस बल को देखो समझो, फिजिक्स में एक तुम पढ़ोगे
कि दो द्रव्यमान है जिनका m1 m2 भार है और इनके बीच की दूरी d है तथा इनका गुरुत्वाकर्षण बल G हो, तो इन दोनों द्रव्यमानों पर लगने वाला फोर्स होगा G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला से ही ये फॉर्मूला बना है। देखो G क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर Z क्या है? इसका परमाणु क्रमांक। ठीक। E क्या है? इसका आवेश। और एक और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। अपॉन डी की जगह यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या है इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी। यहाँ पर डी क्या थी? m1 से m2 यानी दो पिंडों के बीच की दूरी। यहाँ पर भी दो पिंड है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी कितनी है? आर है। इस फॉर्मूले को तुम फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ड्राइव करोगे, इसी से ये आएगा। ठीक। ऐसे ही ये भी आएगा जब किसी वस्तु को घुमाया जाता है तेजी से, तो उस पर बाहर की ओर एक बल काम करता है, जो फिजिक्स में आप पढ़ोगे, जिसको अपकेंद्री बल कहते हैं। और ये बल कौन सा होता है? हमेशा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एम क्या है? जो वस्तु रखी है उसका द्रव्यमान। भी क्या है? उस वस्तु का वेग, है ना। और आर क्या है? उसकी त्रिज्या, यानी कि कहाँ से कितनी दूर पर वो घूम रहा है। जैसे मोटरसाइकिल कुएं में घूमती है, मौत के कुएं घूमती है कि नहीं, तो उस पर भी कितने बल काम करते हैं? दो। मोटरसाइकिल के घूमने से ऊपर की ओर एक बल काम करता है और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में लगते हैं, इसीलिए मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे घूमती रहती है। वो क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उस पे भी दो बल काम करते हैं, बराबर और विपरीत दिशा में। अपकेंद्री बल मतलब मोटरसाइकिल का द्रव्यमान कितना है और वो कितने वेग से घूम रही है और उसका त्रिज्या कितनी है, नीचे से ऊपर कितनी गई है, वो त्रिज्या पर भी निर्भर करती है। ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे पूछूंगा कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में क्यों घूमता रहता है, वो अंदर बाहर क्यों नहीं जाता, तो आप कह देना कि इलेक्ट्रॉन पर दो बल काम करते हैं। एक बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्री बल, अंदर की ओर नाभिक द्वारा लगने वाला अवकेंद्री बल। और ये दोनों बल कैसे होने चाहिए? बराबर और विपरीत दिशा में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षा में घूमता रहता है, न बाहर निकलता न अंदर आता। बोलो, इतना चीज समझ में आया अभी? चलिए, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब अपन लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इस पर दो बल काम करते हैं। पहला बल है, मैंने लिखाया है, उधर लिखा हुआ है, पहला बल नाभिक द्वारा केंद्र पर लगाया गया, नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल। नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल, जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल बराबर जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। इसी को मैं और ऐसे लिख दूं, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण 1। और जे भी लिख दो। हर चीज एक क्या क्या है, जहां जेड बराबर, बोलो जेड बराबर, कोई बच्चा जानता है क्या होता है? परमाणु क्रमांक। बिल्कुल, जो मेरी क्लास स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो मैंने परमाणु क्रमांक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, मेरे पिछले लेक्चरों में आप देख सकते हो परमाणु क्रमांक। ठीक है, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, देव धाकड़। ठीक है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश। हाँ बोलो। आर क्या है? त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या है। ये सारी चीजें हमने डिस्क्राइब कर ली। अब आता है इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर लगने वाला बल। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर, बाहर की ओर लगने वाला
लगने वाला, बाहर की ओर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, ठीक है। और ये क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूं, लगने वाला अपकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है? mv² अपॉन r। ये क्वेश्चन आ गई 2। अब हम जानते हैं कि जब कोई, अच्छा पहले ये लिख लो, जहां m बराबर क्या है, जहां m बराबर द्रव्यमान है, किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी, ठीक है। r हम पहले ही लिख चुके हैं, परमाणु त्रिज्या है। अब हम जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षा में गति करता है तब उस पर दो बल बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो दो बल जब बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो कौन कौन से दो बल हैं? अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। तो इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। अभिकेंद्री बल, मेरे नोट्स में भाषा लिखी है, मैं भाषा नहीं लिख रहा, ये वाली, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षा में गति करता है तो उस पर दो बल बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अर्थात, अर्थात करके क्या लिख दोगे? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कौन सा है? ये रहा, Z E² अपॉन R²। और अपकेंद्रीय बल कहाँ है? mv² अपॉन r, ठीक है। अब देखो, एक r से ये एक r कट गया, कट गया कि नहीं? तो क्या आ गया? mv²r, इसको इधर ले जाओ, तो mv² r बराबर ZE²। समीकरण 3। कैसे भी हमें त्रिज्या निकालनी है। देखो, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या r का मान निकालना है, लेकिन अभी हमें v हटाना पड़ेगा इसका। तो v हटेगा, हम एक मॉडल जानते हैं, बोर मॉडल। बोर मॉडल से कोणीय संवेग क्या होता है? देखो, बोर मॉडल से कोणीय संवेग, बोर मॉडल से, बोर मॉडल से कोणीय संवेग, बोर मॉडल से कोणीय संवेग बोलो क्या होता है? कोणीय संवेग mv/r बराबर NH/2π, यही होता है। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कोणीय संवेग mv/r बराबर NH/2π। अब यहाँ से दो मेथड है, मैं तुम्हें पहले एक मेथड बताता हूँ सॉल्व करनी, फिर दूसरी बता दूँ। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दो तो क्या आएगा? m² b² और r² बराबर n² h² अपॉन 2 का क्या हो जाएगा? 4π²। इसको इक्वेशन मान लो 4। अब आता है समीकरण 3 और 4 बन गए, चाहे तो इसमें इसका भाग दे दो और चाहे इसका इसमें भाग दे दो, कुछ भी कर लो। मैं लिख रहा हूं समीकरण, समीकरण 4, समीकरण 4 भागित समीकरण 3, यानी 4 में 3 का भाग दे दो तो यहाँ इसके नीचे क्या ले आ जाएगा? mv²r। ऐसा क्यों किया अपन ने? वर्ग, क्योंकि b से b तभी कटेगा जब वर्ग कर दोगे, b पूरी तरह हट जाएगा, r और m बचेंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूं इसको, ठीक है। देखो, mv²r² अपॉन mv²r
इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने ऊपर ये वाला लिख दिया पूरा। अब नीचे क्या आ गया, जेड ई स्क्वायर। अब देखो एक आर से ये आर कट गया, ये कट गया, क्या बचा ऊपर, एक एम से एम कट गया, इस एम से एम कट गया। अब देखो ऊपर बचा क्या है, एक तो एम बचा क्योंकि एक ही कटा है, बी पूरा कट गया, और क्या, एक आर बचा, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा। इक्वल टू ऊपर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और क्या बचा, जेड ई स्क्वायर। इस एम को कहाँ ले जाओ, यहाँ पे ले आओ, तो क्या बचा, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये हमारा आ गया बोर कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक, त्रिज्या आ गई। लेकिन ये हाइड्रोजन की नहीं आई, ये सबकी आ गई, जनरल है, मतलब यही बोर त्रिज्या का व्यंजक है। मैं लिख रहा हूं, यही बोर त्रिज्या का व्यंजक है, ये बोर त्रिज्या का व्यंजक है। अब देखो मैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए यदि निकालना चाहूं तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, मैं लिखूंगा हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर त्रिज्या, हालांकि ये आ गया, लेकिन मैं हाइड्रोजन की चाह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन हाइड्रोजन का है। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन के लिए बेटा जेड बराबर कितना होता है हाइड्रोजन के लिए, 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। ठीक है, अच्छा और आगे पढ़ो, प्रथम बोर त्रिज्या, प्रथम कक्षा के लिए n बराबर कितना होगा, 1 होगा कि नहीं। हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 और प्रथम बोर के लिए n बराबर भी 1। z और n का मान इसमें रख दो तो देखो क्या आ जाएगी, त्रिज्या r बराबर n का मान 1 रख दो तो 1, ऊपर क्या बचा h स्क्वायर, नीचे 4 पाई m, z की जगह 1 ई स्क्वायर। ये किसके लिए आ गया, हाइड्रोजन की प्रथम बोर कक्षा के लिए त्रिज्या। इसमें उसमें बोलो क्या अंतर है, केवल n की जगह 1 और z की जगह 1 रख दिया गया है। ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या। अब तुम एक चीज और समझ लो, वो क्या है मैं बताऊं। एक न्यूमेरिकल आता है जो कि हमें त्रिज्या पूछता है, जैसे वो दे देगा हमें हीलियम परमाणु की प्रथम बोर कक्षा के लिए, तो हीलियम के लिए जेड कितना आएगा 2 और प्रथम बोर के लिए n बराबर 1। इसमें जेड और n रख दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ थोड़ा फॉर्मूले को न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो यहीं पे तुम बताओ h का मान जानते हो, h क्या होता है 6.626, ये होता है ना 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। h का मान तुम जान गए, और पाई का मान जानते ही हो, पाई बराबर 3.14। m का मान जानते हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31 किलोग्राम, और E तुम जानते हो, E बराबर क्या होता है 1.6 10⁻19 कूलम। तो तुम H जानते हो, पाई जानते हो, M जानते हो, E, इन सब मानों को रखो तो बताओ क्या बचेगा, सिर्फ N और Z। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा शॉर्टकट, N स्क्वायर अपॉन Z इनटू इन सब मानों को जब यहाँ रख दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529
एंगस्ट्रॉम। ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया जिससे हम तुरंत न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को देखो यहाँ रख दूं, यहाँ लिख दूं कहीं पे, ये सारे मान रख दोगे सोई। ये एक जनरल फॉर्मूला है त्रिज्या निकालने का। त्रिज्या, चलो यहाँ रख देता हूं, त्रिज्या आर बराबर, क्या फॉर्मूला है ये, एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये त्रिज्या का एक फॉर्मूला है जिससे आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। He प्लस के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, हीलियम प्लस, क्वेश्चन है हीलियम प्लस की प्रथम बोर कक्षा, प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो, हीलियम प्लस। तो हम कक्षा की त्रिज्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो ये है, आर बराबर एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये वाला फॉर्मूला तो है, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, एन और जेड। तो हीलियम प्लस, हीलियम परमाणु है तो बताओ हीलियम परमाणु के लिए जेड कितना होता है, जेड बराबर 2, परमाणु क्रमांक हीलियम का कितना होता है 2, और प्रथम बोर कक्षा दे रहा है तो प्रथम बोर के लिए n बराबर बोलो 1। ये मान समीकरण किसमें रख दो, इसमें, तो r इक्वल टू एन की जगह 1 का स्क्वायर और z की जगह 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, r बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, इंटू 0.529 अपॉन 2 एंगस्ट्रॉम, इसका भाग दे लो। ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा 0.2695, 0.2695 एंगस्ट्रॉम, ये आ गई त्रिज्या 0.2695 एंगस्ट्रॉम। मान लो मुझे एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना हो तो बताओ, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर, तो आप इसको मीटर में भी लिख सकते हो, 0.2695 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। जी हम एक संबंध जानते हैं। मान लो यदि मुझे सेंटीमीटर में रखना हो तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, -8 सेंटीमीटर होते हैं। तो यदि मैं इसको सेंटीमीटर में रखना चाहूँ तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 10⁻10 की जगह 10⁸ मीटर। ये तीनों ही आंसर है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी, कोई सा भी रखे। समझ में आ गए बोलो, चलिए तो अच्छी बात है। ठीक है, समझ में आ गया तो आज के लिए क्लास ऑफ हो रही है।